गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे बीच हैं उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर। उनसे बात होगी गांव, पंचायत, स्थानीय विकास और बदलते पूर्वी उत्तर प्रदेश की नई ग्रामीण तस्वीर पर। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का। उनसे बात करेंगे न्यूज 18 इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा जी। बदलता पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस विषय पर शायद बहुत कम ही चर्चा होती होगी, क्योंकि पूरे पूर्वांचल की चर्चा होती है, विकास की चर्चा होती है, लेकिन इसका जो कायाकल्प हुआ है उसके ऊपर चर्चा बहुत कम हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर जी, पूर्वांचल के तो एक बहुत बड़े चेहरे, पियरका चचा, बड़ा फेमस नाम आपका, पियरका चचा। क्यों पियरका चचा बोलते हैं? क्योंकि हमारी पार्टी का झंडा पीला है, हमारा साफा पीला है, पीला जैकेट पहनते हैं। इस नाते लोगों के मन में पहचान की एक नई भीड़ में एक नई पहचान लोगों ने ये दिया कि भाई पियरका चाचा ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बेबाक बोलते हैं। इस नाते लोग पसंद करते हैं पियरका चाचा बोल करके। लेकिन चाचा बेबाक बोलता है, लेकिन बड़ा विवाद हो जाता है। नहीं, विवाद नहीं होता है, सच्चा कड़वा होता है थोड़ा। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत सारे जेन जी बच्चे हैं यहाँ पर आजकल, जेन जी अल्फा, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। आप तो 70 के दशक के जेन जी हो। कितना स्ट्रगल किया आपने ऑटो चलाया, आपने सब्जी बेची, आपको शायद किसी ने ऑटो चलाने के वक्त किसी ने अपमान किया था बहुत ज्यादा। क्या कहानी है, कहाँ वहां से यहाँ तक की छोटी सी जिंदगी अगर बताएं, पूर्वांचल में क्या स्ट्रगल किया आपने, जो आपकी लड़ाई लड़ी यहां तक पहुंचने में, यह बताएगा कि कैसे पूर्वांचल का भी विकास हुआ है। देखिए, जब मैं शिक्षा पीरियड में था तो गरीबी एक अभिशाप है ना, तो गरीबी मुझे मजबूर किया। मैं पढ़ता था, दिन में स्कूल जाता था और रात को ऑटो रिक्शा चलाता था, और जो कमाई होती थी अपनी फीस अपने परिवार को चलाने के लिए खर्च करता था। उसी बीच पूर्वांचल की धरती पर मान्यवर कांशीराम जी से भेंट हो गई। उन्होंने समाज में शिक्षा, समाज में स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, सामाजिक परिवर्तन की जो बात उन्होंने समझाई, वो बात हम लोगों को समझ में आई, और धीरे धीरे हम लगभग शिक्षा पीरियड में ही मान्यवर कांशीराम जी के साथ 14 साल रह गए। और 14 साल उनके साथ होने के बाद कुछ विवाद मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी से हुआ, मैंने पार्टी छोड़ दी। फिर उसके बाद हमने खुद निर्णय लिया कि अब हम लोग खुद अपनी पार्टी के साथ हम लोग काम करें, और इस लड़ाई को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, गौतम बुद्ध जी, छत्रपति साहू जी महाराज, जो हमारे महापुरुषों की सोच थी, राजभर महाराजा सुहेल देव जी की जो सोच थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। लेकिन शुरुआती दौर में आप साइकिल पर घूमे, गांव गए, पैदल गए। उस समय तो मुझे लगता है बनारस से गोरखपुर आने में कई घंटे लग जाते थे। बनारस से गोरखपुर आने के लिए शाम को हम लोग वहां से बस पकड़ते थे, तो सुबह यहाँ पहुंचते थे। तो अब बच्चों के लिए अब क्या फायदा हुआ, ये बताइए। अब देखिए, गोरखपुर इस समय आने के लिए, बनारस से गोरखपुर आने में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को 2.5 से 3 घंटे लग रहे हैं। एक समय था कि हम लोग बस पकड़ते थे शाम को और 4 बजे भोर में यहाँ आते थे, इतना अंतर था। हम लोग जैसे बनारस से लखनऊ जाते थे, तो बनारस से लखनऊ जाने में बाई रोड हम लोगों को 7 घंटे 6 घंटे से कम नहीं लगता था, ज्यादा लगता था।
लेकिन आज स्थिति ये है कि हम लोग 3-3.5 घंटे में चाहे बनारस आ जाएं, चाहे लखनऊ से बलिया आ जाएं, चाहे लखनऊ से गोरखपुर आ जाएं, इतनी सुविधा इधर 9 साल के अंदर जो सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की चर्चा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चर्चा, जिले से जिले की 75 जिले की कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हुई है और देश में पहला उत्तर प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बने हैं। देश का पहला उत्तर प्रदेश है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब देखा कि 25 करोड़ आबादी में उत्तर प्रदेश में सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन रोजगार दिया जा सकता है, तो रोजगार करने के लिए एक कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा दिया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिना गारंटी बिना ब्याज का 5 लाख लोन। जो भी युवा पढ़ लिख के निकल रहा है, अगर नौकरी नहीं, कोई रोजगार बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए अच्छी योजना मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया। आज कम से कम 2 लाख से ज्यादा लोग उसका लाभ उठा रहे हैं और हर जिले में मेले लग रहे हैं, रोजगार मेले लग रहे हैं। युवा जा रहा है, नौजवान वहां जा रहा है, जो उसको समझ में आ रहा है कारोबार वो कर रहा है। हम गोरखपुर में हैं, आप जहां आप बैठे हैं, ये 10 साल पहले का है और 10 साल बाद आज का जमीन आसमान का अंतर है। हम जहां बैठे हैं आप महसूस करते होंगे, बिल्कुल है ना? तो परिवर्तन, आप चाहे बनारस चले जाइए, गोरखपुर से आप बनारस जाइए, तो बनारस जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि 10 साल पहले वाला बनारस, बिल्कुल राजभर जी, अब बनारस वो 10 साल वाला नहीं है। आज का बनारस पूरी दुनिया में एक अपनी ख्याति प्रसिद्ध कर रहा है। आज पूर्वांचल, जिसकी चर्चा हम लोग पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल इस समय पूरे देश और प्रदेश दोनों की मिल करके बनारस ने प्रधानमंत्री दिया और गोरखपुर ने मुख्यमंत्री दिया, दोनों पूर्वांचल से हैं। तभी पूर्वांचल आगे बढ़ रहा है, लोगों की तालियां बता रही हैं। एक चीज बताइए, आप गांव घूमते हैं, देहात घूमते हैं, अभी भी आपने अपना संपर्क नहीं छोड़ा है, तो जो असंतोष युवा में उठा था, दिल्ली में आपने देखा, कई राज्यों में देखा, उत्तर प्रदेश में उस स्तर पे हंगामा नहीं हुआ। आप गांव जाते हैं, देहात जाते हैं, अपने समाज में देखते हैं, क्या युवा संतुष्ट है? आपको लगता है कि जेनजी सरकार के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने को तैयार है? जांच हो रही है। देखिए, हम भी छात्र रहे हैं। छात्र कभी भी अपने आचरण से दूसरी दिशा नहीं जाता है। जो छात्र अपनी बात को लेकर के गया जंतर मंतर पे, वो अपना आंदोलन सही तरीके से कर रहा था। आपने देखा होगा कि तमाम पार्टियों, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन पार्टियों के नेता जब वहां गए हैं तो उनके साथ अराजक तत्व प्रवेश कर गए। कोई भी छात्र कभी पत्थरबाजी नहीं करता, कभी कोई छात्र पुलिस पर वार नहीं करता, लेकिन कौन करता है? अराजक तत्व। वहां छात्रों के बीच में नेताओं के सहारे लोग प्रवेश कर गए। नेताओं ने तो भाषण दिया वहां कि हम छात्रों के साथ हैं। तो आपके राज्य में शांति क्यों थी? देखिए, यहां योगी जी का राज है, यहां योगी जी का राज है, यहां सब लोग संतुष्ट हैं। हाँ, ये मानता हूं कि जो विपक्ष में है, विरोधी, वो सत्ता के लिए परेशान है। इस नाते वो चाहते हैं, जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, बहराइच में लोगों ने सोचा कि हम दंगा करा दें, संभल में सोचा दंगा करा दें, बरेली में दंगा करा दें, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी सुनते हैं और उस पर जब लगाम कसते हैं, तो अच्छे अच्छे पहलवान जमीन के अंदर या तो ऊपर या तो जेल के अंदर समा जाते हैं। लेकिन प्रयागराज में तो राहुल गांधी आके हंगामा करके चले गए। नहीं, देखिए, अगर वो प्रयागराज की बात कर रहे हैं, 3 महीने तैयारी हुई, 2 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया उनके हिसाब से, और 3 करोड़ से भी ज्यादा वहां खर्च हुआ तंबू, टेंट, माइक, प्रचार में। भीड़ कितनी जुटी? 5000। 2 लाख बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, वही अगर आ गए होते, अगर मेरी बात गलत है तो प्रयागराज का उस दिन का यातायात आप देख लीजिए, डेली की तरह जैसे प्रतिदिन यातायात चलता है, वैसे प्रतिदिन उस दिन भी यातायात था। अगर लोग आते उनकी रैली में तो सड़कें जाम होती, भीड़ भाड़ होती, दिक्कत होती लोगों को, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो अपना कार्यक्रम किए और चुपचाप मार के चले गए।
और मजे की बात देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जंतर मंतर पे तो जा सकते हैं, लेकिन झारखंड नहीं जाएंगे, ये लोग पंजाब नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां इस नाते वहां नहीं जाएंगे। आंदोलन अगर करना है तो सब जगह करो, वहां भी पेपर लीक हुआ, पंजाब में भी लीक हुआ, आपके झारखंड में भी लीक हुआ, लेकिन ना राहुल जी जा रहे हैं, ना अखिलेश जी जा रहे हैं, ना ममता जी जा रही हैं, ना उद्धव ठाकरे जी जा रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी के नेता कोई नहीं जा रहा है। राजभर जी, आपका एक विशेष स्नेह लगता है कि अखिलेश यादव जी के लिए है। आपके जो बयान कई बार आ जाते हैं, आपने कहा कि 27 नहीं, तोहरे अगली पैदाइश में भी सपा सरकार न बनी। तो देखिए, इतना भरोसा है आपको? मुझे भरोसा सरकार में रह करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है। देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा कि सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। मैं फिर कह रहा हूं, सत्ता विरासत में मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। यही वजह है। ये आप देखिए, बात करते हैं पीडीए की, शुरू उन्होंने किया पीडीए से, आज कहां खड़े हैं? आज उस पीडीए का अर्थ जो बताते थे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आज उस पीडीए का अर्थ बता रहे हैं पीडी से पंडित, ए से अहीर। इनका यही अर्थ आ रहा है। अब कहां गए? पिछड़ा कहां गया? दलित कहां गया? अल्पसंख्यक कहां चला गया? आप सिखा रहे हो, खाली बता रहे हो, जैसे वही कि समाजवादी पार्टी के नेता पढ़ा रहे हैं पाठ 16 दूनी 8। आप बताइए, 16 दूनी 8 होगा? हम लोगों के गुरु ने पढ़ाया है, पहाड़ा अध्ययन कराया, 16 दूनी 32 होता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं उनसे क्यों चिढ़ता हूं? अपनी जाति को बढ़ाने का काम किया, और जातियां जो आहिर गडेरी, कुंभी, कोयरी, भट्ट, चमार, मुसहर, धोबी, खटीक, पासी, केवट, बिंद, मल्लाह, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साक, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, कहार, लोहार, इन जातियों में उन्होंने क्या किया? हम इतने पूछते हैं। एक जाति नाई को बता दें, प्रजापति को बता दें, पाल को बता दें, विश्वकर्मा को बता दें, बंजारा को बता दें, अरबंसी को बता दें कि एक भी बेटा को, 4-5 साल मुख्यमंत्री थे, 5 साल के अंदर एक भी बेटा को वो रोजगार दिए हों। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में सीना ठोक के कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पूरे देश के फेलियर बच्चे आते थे नकल मारने यूपी में अखिलेश जी की सरकार में, और पैसे पे नकल कराई जाती थी, पैसे पर नौकरी बिकती थी, अयोग्य बच्चे पैसा दे के योग्य हो जाते थे, और अयोग्य बच्चे नौकरी पा जाते थे, योग्य बच्चे फेल हो जाते थे। ये उनकी सरकार में। आज योगी जी की सरकार है, 9 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई, कोई बच्चा नहीं कह सकता कि एक भी रुपया कोई ने रिश्वत दिया हो। यह है योगी जी की सरकार, यह है योगी जी का काम। आज सारे लोगों में, चाहे अपराधी हो चाहे आमजन हो, सबके मन में भय है, अगर हम गलत करेंगे तो बाबा का बुलडोजर तो आ ही जाएगा। ये भय है लोगों में। इस नाते प्रदेश में कोई भी गलत काम करने के पहले उसके चश्मे में, उसके नजर में योगी जी दिखने लगते हैं, तो वो बैक होने लगता है कि बाबा जी तो भाई मानेंगे नहीं, अगर वो चला दिए तो फिर बचेंगे नहीं। अच्छा, पियर का चाचा कभी कभी नाराज हो जाता है, तो थोड़ा जिनके साथ है उनसे भी नाराज होकर अलग हो जाता है। नहीं, देखिए, इस बार मूड अच्छा है ना, इस बार सब साथ साथ चल रहे हैं ना, 29 तक साथ हैं, ऑल इज वेल। आप बताइए कि सपा, कांग्रेस, बसपा, अभी मैं तो कह रहा हूं, जैसे आपने कहा ना, अभी 27 में नहीं, समाजवादी पार्टी अगली पैदाइश की तैयारी करे। ये सरकार में नहीं, इस समय में नहीं, इस नाते कि जो उन्होंने कृत्य किया है, 1005 साल में 1000 दंगे हुए, कर्फ्यू लगा, 1200 जन की हानि हुई, मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था, लोग आपस में कट मर रहे थे, और अखिलेश यादव जी पूरे परिवार के साथ सफाई में नाच देख रहे हैं। एज ए मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, अगर दंगा हो रहा है तो पहले दंगे को रोका जाए, नाच बाद में देख लिया जाएगा। लेकिन अखिलेश ने जस करनी, उस भेव भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। एक चीज बताइए, महाराज जी का बड़ा पूर्वांचल के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ से लेकर बलिया, देवरिया, हर जिले हैं, इतने बढ़िया कनेक्टेड हैं। पंचायती राज मंत्री के तौर पे आप क्या कहेंगे कि आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिससे ग्रामीण जनता का फायदा हुआ हो, जिसने इस इलाके में आम जनता को थोड़ा फायदा पहुंचा हो? पहली चीज कि आज के 10 साल पहले
जब हम आप सुबह 6 बजे गाड़ी से निकलते थे रोडों पर, तो खुले में शौच करने की बड़ी संख्या थी। और देश के प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जब उन्होंने लाल किले पर शौचालय की बात की, तो सभी विपक्ष के लोगों ने विरोध किया कि लाल किले से शौचालय की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला और निर्देश दिया। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या देश की बात करें, तो आज 90% घरों में शौचालय इज्जत घर के नाम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में पूरे देश में 90% घरों में शौचालय बन गया। आज सड़कों पर वो स्थिति नहीं है जो 10 साल पहले थी। ये परिवर्तन। और दूसरी चीज आप देखिए, जो गौतम बुद्ध जी का सपना था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज, गौतम बुद्ध जी के बाद महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जितने हमारे महापुरुष थे, सबकी मंशा थी शिक्षा को लेकर के। आज अगर आप उठा के देखिए, चलिए आप गांव में, आज के 10 साल पहले का प्राइमरी स्कूल और आज का प्राइमरी स्कूल जमीन आसमान का फर्क है। आप चलिए जिला इलाज के लिए अस्पतालों में, आपको जो कल का 10 साल पहले का हॉस्पिटल था और आज का हॉस्पिटल उठा के देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक दिन गया था अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल में एक मरीज को देखने, वहां 31 मरीज थे। 31 से मैंने मिला और पूछा, लोगों ने कहा साहब बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, हम लोग खुश हैं डॉक्टर से। सारे लोग इतना साफ सफाई से खुश थे, दवाई इतनी व्यवस्था से खुश थे। तो पूरे प्रदेश में माहौल बदला है। आज जो माहौल है प्रदेश का, लोगों को विश्वास मोदी जी पर और यूपी में योगी जी पर लोगों को विश्वास बढ़ा है। पिछली बार लोकसभा चुनाव जो हुए, काफी झटका पूर्वांचल में सहना पड़ा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। क्या विकास कारण था या जाति जाति में बांट दिया गया था, वो कारण था? देखिए, झूठ बोल करके, जैसे लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने अंदर अंदर प्रचार किया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का वोटर भी टूट गया। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में देश का संविधान सुरक्षित है, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में संविधान सुरक्षित है। आज ये दिख रहा है लोगों को कि इन लोगों ने जो बोला था वो झूठ बोला था, गलत बोला था, और उसका नतीजा हुआ कि उसके बाद आपने देखा बाई इलेक्शन हुए। लोग कहते हैं कि सरकार का चुनाव होता है, मैं कहता हूं हम लोगों ने लड़ करके जीता है। और आने वाला आप देखिएगा 2027, 2017 से भी ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन जीत करके आ रहा है, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। लेकिन आपके नहीं अखिलेश जी को तो लग रहा है वही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब देखिए, कोई दिवा स्वप्न देखे तो हम क्या करें, इस जन्म में तो नहीं बन पाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि आज के तारीख में उनका वोटर, जो कोर वोटर है मुस्लिम और यादव, वो मोदी जी और योगी जी पर, उसमें से बहुत से लोग विश्वास करने लगे हैं कि देश के लिए वो मोदी जी के साथ हैं, प्रदेश के विकास के लिए वो योगी जी के साथ खड़े हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर देखिए, तमाम यादव आकर के, मुसलमान आकर के बोल रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ मुसलमानों को नफरत सिखाते हैं। हम तो कहते हैं अखिलेश जी से, आपके मंच पे कह रहा हूं, अखिलेश जी, ईमानदारी की बात अगर हो तो 20% वाला मुसलमान 4 बार यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। आप में अगर इंसानियत हो, मानवता हो, तो 27 में सरकार बने न बने, एक बार घोषणा कर दो कि अगला चुनाव मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनाएंगे। है हिम्मत बोलने की? खाली वोट लेंगे मुसलमानों का। और मुसलमान भी समझ गया है कि योगी जी और मोदी जी के राज में अभी इस साल 53 बच्चे यूपीएससी पास किए हैं, पिछली बार 51 बच्चे पास किए हैं। आज मुसलमान अपने काम में लगा है, कोई रोजगार कर रहा है, रोजगार में ध्यान लगा रहा है, कोई बुनाई का काम कर रहा है, बुनाई में ध्यान लगा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं। और सपा कांग्रेस की सरकार में क्या था? नफरत, भाजपा खा जाएगी, भाजपा ये कर देगी। आज धीरे धीरे 12 साल से देश में सरकार है, एक भी मुसलमान बता दे कि किसी के साथ अन्याय हुआ है। अगर गलत है मुसलमान, अगर गलत करता है तो उसके भी खिलाफ, हिंदू है अगर गलत करता है तो उसके भी खिलाफ, कोई भी व्यक्ति गलत करेगा तो कानून उसके साथ अपना काम करेगा। ये है इतिहास। बहुत सारी योजना है जो पंचायती राज के, हर घर नल की योजना है, आपने शौचालय की बात की, स्वच्छता अभियान की बात हुई है। तो किस हद तक आपका विभाग इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में
गांव-गांव को कनेक्ट करने में से सफल रहा है। आपको हर घर नल वाला। अभी 22,500 गांवों में हम लोगों ने डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं। जो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, दूर जाने में, किताब के अभाव में, कंप्यूटर के अभाव में, तो वहां हम कंप्यूटर दे रहे हैं, सारी किताबें हम वहां दे रहे हैं गांव में, और बच्चे अब वहीं पढ़ेंगे, पढ़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम 57,694 गांवों में इस काम को करने जा रहे हैं। हम गांव में उनकी समस्या को देखते हुए, जैसे शादी होता है तो मुख्यमंत्री जी ने योजना सामूहिक विवाह बनाया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, जो गरीब बारात लेके नहीं जा सकते, किसी के दरवाजे नहीं जा सकते, वे स्वेच्छा से सरकार 1 लाख रुपया दे रही है। उसमें कुछ सामान दे रही है, कुछ पैसा खाते में दे रही है। एक जगह आए दिन हर साल ये काम चल रहा है। उसके अलावा भी शादी के लिए पैसा अगर घर करना चाहते हो तो उसमें भी पैसा दे रही है सरकार। और मजे की बात आपको बता दें कि शादी के लिए लोग जाते हैं जब मैरिज लॉन बुक कराने के लिए, तो 60,000, 70,000, 80,000, 1-1 लाख लगता है। अब सरकार अभी पिछले साल 100 करोड़ रुपया दिया, और 100 करोड़ में उत्सव भवन के नाम से हम मैरिज लॉन बना रहे हैं। अभी उत्सव भवन लोगों को समझ में कम आएगा, लेकिन वो वही चीज है जो मैरिज लॉन लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग उत्सव भवन के नाम से दे रहे हैं। और वो बन रहा है उन गरीब, कमजोर, पिछड़े इलाके में, वहां बन रहा है। अब उसकी लागत ज्यादा से ज्यादा 10 से 15,000 रुपया आएगी। अब गरीब वहीं शादी कर लेगा लॉन में, अब उसको जाना नहीं पड़ेगा जहां 60-70,000, 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए। ये व्यवस्था पंचायती राज विभाग वहां दे रहा है। और आज जैसे आपने कहा ना कि नल से जल, सरकार की मंशा है कि हम 140 करोड़ आबादी वाले देश में हम सबको शुद्ध जल देने के लिए काम चल रहा है, अनवरत काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि खाली हम लोग बात कर रहे हैं आपके सामने, अनवरत धरातल पे काम भी चल रहा है। लगभग हमको अंदाजा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पानी पहुंच भी गया, जहां नहीं पहुंचा है वहां काम चालू है पानी पहुंचाने के लिए। तो ये व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से प्रयास ये हो रहा है, जो मंशा है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि 2047 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो वही सपना, उस सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सपना है कि देश तभी विकसित देश होगा जब उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश होगा, तब सपना साकार होगा। इस काम में लगे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक और युवाओं का सपना होता है राजभर जी, बहुत चिंता उनको होती है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अभिभावकों को चिंता होती है वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन चीटिंग हो गई, नकल हो गई, एग्जाम कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। क्या यूपी में इन सब चीजों पर रोक लग गई है? पहले की सरकारों में अब की सरकारों में अंतर देखते हैं आप? देखिए, पिछली सरकारें जो समाजवादी पार्टी की थी, मैं फिर कह रहा हूं, उनकी सरकार में पेपर बिकते थे। बच्चे पेपर खरीद करके रहरी के खेते में, सरसों के खेत में बैठ के लिखते थे। कितने तो घर ले जाते थे, दूसरे दिन कॉपी जमा करते थे। और तो मजे की बात, पूरे देश से जितने फेलियर बच्चे थे यूपी में आते थे, शिवपाल जी और अखिलेश जी से, इन लोगों से मिलकर के इनके जो गुर्गे होते थे, ये पैसे लेकर के पास कराने का ठेका लेते थे, ये करते थे। नौकरी का अगर विज्ञापन निकल गया तो इन लोगों के ठेकेदार जो गुर्गे हैं, ये गांव-गांव घूम करके तय करते थे कि आओ 8 लाख 10 लाख में नौकरी दें। इस तरह का मूवमेंट ये चलाते थे। लेकिन आज योगी जी की सरकार है, आज सभी चीजों पर विराम लगा दिया, और विराम लगा करके साबित कर दिया कि मैं फिर कह रहा हूं कि 9 लाख से भी ज्यादा नौकरी, सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिया गया। कोई भी छात्र ये नहीं कह सकता कि 1 रुपया किसी से रिश्वत ली गई हो। और आज के तारीख में अभी आपने देखा, देश ने कानून बनाया 10 साल की सजा पेपर लीक वाले मामले में, और 10 करोड़ रुपया जुर्माना। एक बड़ी रकम होती है 10 करोड़, और 10 साल का जुर्माना। जो कानून पास हुआ, विरोध कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग क्यों कर रहे थे? विपक्ष विरोध इस नाते कर रहा था कि कल बाई द वे हमारी सरकार आएगी, एक कानून पास हो जाएगा, तब वही शोले वाली फिल्म का डायलॉग आएगा कि तेरा क्या होगा कालिया। अच्छा, एक चीज बताइए, कानून व्यवस्था दुरुस्त, सड़कें बन रही हैं, आपने कहा कि पंचायत की व्यवस्था में बहुत काम हो रहा है, लेकिन पंचायती राज के चुनाव हाईकोर्ट के क्लियरेंस के बाद भी क्यों डिले हो रहा है? कोई जनता आश्वासन चाहती है कि देखिए, पंचायत चुनाव
मैं बार बार कहता था कि मैं समय पे चुनाव कराऊंगा, क्योंकि पंचायती राज विभाग मेरे पास और समाजवादी पार्टी ने ले जाकर मुकदमा दाखिल कर दिया। दाखिल करते ही ज्यों दाखिल हुआ, उनका वकील बताया कि दाखिल हो गया। अखिलेश जी ने बयान दिया कि पंचायत चुनाव नहीं होगा। उसके बाद भी मैंने कहा कि नहीं, चुनाव होगा। अब हाई कोर्ट ने कहा, सरकार को तलब किया, राज्य निर्वाचन आयोग को तलब किया, जवाब मांगा, जवाब दे दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करिए, सरकार ने गठन कर दिया। अब वो काम कर रहा है। हाई कोर्ट कहे आज चुनाव कराने के लिए, तो हम सरकार तो तैयार है चुनाव कराने के लिए, हम कहां भाग रहे हैं। मामला अब तो हाई कोर्ट के पाले में खेल है ना, हमारे पाले में नहीं है, अब उनके पाले में है। हाई कोर्ट आज आदेश करे, कल से हम लोग तैयारी कर देंगे। चलिए, उसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन आपके पास अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग की जिम्मेदारी भी है। वक्फ संपत्तियों के सर्वे, अवैध कब्जों को हटाने, मदरसों के आधुनिकीकरण, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम, सबको पढ़ाने के लिए आपके विभाग की कुछ योजना है क्या? बिल्कुल योजना है। क्या, कैसे? जो योजना यूपीएससी में है, सीबीएसई में है, आईएससी में है, वही व्यवस्था अब हम उनके यहाँ ले जा रहे हैं। इनके यहाँ जो अध्यापक नियुक्त होते थे वो मदरसे में, तो वो वहीं उनके दामाद, उनके रिश्तेदार हो जाते थे। लेकिन अब रोक लगा दी गई है, आयोग से नियुक्ति होगी। जो आयोग से आएगा वो पढ़ाएगा। दूसरी चीज कि जितनी छात्रवृत्ति सबको मिलती है, उसी तरह की छात्रवृत्ति की सुविधा पढ़ने के लिए, चाहे छात्रवृत्ति हो, शुल्क प्रतिपूर्ति हो, वहां भी हम देते हैं। और आए दिन 126 आईटीआई, मिनी आईटीआई उनके यहाँ खुला, उसका भी पैसा हम देते हैं, तनख्वाह हम देते हैं। जितने मदरसे हैं सारे पैसे 1000 करोड़ रुपया खाली साल में तनख्वाह देते हैं। सरकार तनख्वाह दे रही है, चाहे वो किसी की सरकार आवे, तो एक व्यवस्था बनी हुई है। और उनके उत्थान के लिए हम लोग अनवरत प्रयत्नरत हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनको कामिल और फाजिल डिग्री के लिए 2004 में तो मान्यता दे दिया, कानून बना दिया। मतलब आपको आश्चर्य होगा उनके कानून में कि कोई भी अध्यापक लेट आता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर उनको 1 तारीख को वेतन देना है, 1 को नहीं दिया गया, तो जो वेतन नहीं दे रहा है उसके खिलाफ एफआईआर होगा। ऐसे ऐसे कानून बनाया। अभी हमको अंदाजा कि पिछले कैबिनेट में ये प्रस्ताव हम लोगों ने वापस ले लिया, जो इनका गलत तरीके से, क्योंकि राज्यपाल के यहाँ गया तो राज्यपाल ने भेज दिया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के यहाँ से आया कि ये इसको वापस ले लिया जाए, वापस ले लिया। तो हम लोगों की तरफ से देखिए, अल्पसंख्यक हमारे देश का नागरिक है, हम उनके विकास के लिए, विपक्ष कहता है हम चुनौती देते हैं। एक योजना किसान सम्मान निधि हो, 6000 रुपया जो दे रही है सरकार खाते में, कोई बता दे कि मुसलमान को नहीं मिलता है। राशन के संबंध में कोई बता दे कि नहीं मिलता है। आवास के संबंध में कोई बता दे कि मुसलमान को नहीं मिलता है। राशन जो बंट रहा है बता दे कोई मुसलमान को नहीं मिलता है। अस्पताल में दवाई कोई बता दे कि उनको नहीं मिलती है। ये सिर्फ विपक्ष के लोग काली गुमराह करते हैं। इसी आपने शुरू में कहा था आपकी बयानबाजी से कई लोग बिदक जाते हैं, कई लोग नाराज हो जाते हैं। विपक्ष के लोग ज्यादा नाराज होते हैं। इसी तीखी बयानबाजी में एक था कि मदरसों में वंदे मातरम की बात। बिल्कुल, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। देश संविधान से चल रहा है, सारी व्यवस्था संविधान से है, तो संविधान के दायरे में अलग कैसे रहोगे भाई? अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, नहीं विदेश में जाके रहना है। मतलब आपके अखिलेश जी कई बार आपके विभाग पे ही कर देते हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं कि आपके पंचायती राज विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, एडवांस वसूली करते हैं अधिकारी। तो क्या आप लोगों ने उन पर ध्यान दिया है या फिर तीखी आलोचना ही है? आपका स्नेह है? नहीं, आरोप लगाना एक अलग बात है, आरोप सिद्ध तो कोई करे। सवाल है कि कोई किसी को कुछ कह दे, जब तक वो सिद्ध न हो जाए तब तक कैसे मान लिया जाए? आज हमारे जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, अब मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने शौचालय की बात लाल किले से किया, उसके बाद हमारे विभाग के कर्मचारी, हमारा डीपीआरओ, हमारा डिप्टी डायरेक्टर, एडीओ पंचायत, ग्राम पंचायत, सारे अधिकारी 4 बजे भोर में जाते थे गांव में, अपने अपने इलाके में। जो लोग खुले में शौच करते थे सीटी बजाते थे, गाली सुनते थे, लेकिन उन लोगों ने गाली की परवाह नहीं की। जो मिशन था उनका कि हम इनको शौचालय देंगे और शौचालय में बैठाएंगे, शौचालय में शौच करेंगे, उसमें 100% सफलता हमारे विभाग को मिली। लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है प्रयास। तो गाली देने के लिए तो लोग दे रहे थे, लेकिन हम अपने काम में लगे हैं। हमारा प्रयास जो हो रहा है,
हमारा मकसद है विकास, प्रदेश का विकास, देश का विकास। हम लोगों का उद्देश्य ही मात्र हम विकास के लिए काम कर रहे हैं। किसी क्षेत्र में आप देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आज के 20 साल पहले मैं यहां आया था गोरखपुर, और आप भी आए होंगे। मैं पहली बार आया था जब महाराज जी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तब के गोरखपुर में आपने ये दृश्य क्या देखा? अब तो मुझे मेरिन ड्राइव बंबई लगता है। बंबई लगता है ना। ये परिवर्तन, इसी को कहते हैं विकास, बिल्कुल इसी को कहते हैं परिवर्तन। आज गोरखपुर का खाद का कारखाना बंद था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी चालू करने के लिए, लेकिन बधाई देता हूं मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को। मुख्यमंत्री ने जाकर के प्रधानमंत्री से कहा, आज चालू हो गया कारखाना। आज उत्तर प्रदेश गोरखपुर में आज लोगों के केंद्र बना हुआ है। जहां आप बैठे हैं, ये सामने जो पार्क है, यहां लोग आकर के सुबह शाम आनंद ले रहे हैं। मेरिन ड्राइव है। नहीं, कल तक कोई नहीं आता था इधर, डर लगता था कि कैसे उधर जाए। बोलते हैं ठेके पट्टे के लिए गोलियां चल जाती थी यहाँ पर। वही तो बता रहा हूं कि कल का, अब देखिए वही तो है, सपा की सरकार थी तो अपराधी छुट्टा सांड की तरह गाड़ी में असलहे लेकर के सड़क पर घूमते थे, गैंगवार था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे गैंगवार को खत्म कर दिया। आज कोई अपराधी की हिम्मत नहीं है। कल तक सपा की सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, लेकिन आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बना करके मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में एक इतिहास कायम किया है। पेटेंट भी ले रहे हैं आप लोग, मैंने देखा पेटेंट भी ले रहे हैं आप लोग। पेटेंट आ रहा है। अब तो आपके एक जिले में कौन सा खाने की कौन सी अच्छी सामान है, उसका भी अब मार्केट में बिक्री होने लगी है। अब तो लिट्टी चोखा गली गली लिट्टी चोखा तो बलिया का मशहूर है। सोहेल जी, मैं एक चीज पूछूंगा, आपके कुछ बयान है जो आप काफी अपने गांव वाले यहाँ की स्थानीय भाषा में भोजपुरी जो भी मिला रहता है। एक बयान आपका आया कि अखिलेश यादव जी 27 नहीं, तोहरे अगली पैदाइश में सपा सरकार न बनी, चाहे तो लिख के रख लो। एक बयान आपका आया 27 में सुपड़ा साफ, 28 में सपा हमेशा बदे समाप्त। मतलब आपके क्यों अखिलेश जी को क्यों चिढ़ा रहे हैं? कभी आप तो मायावती जी से झगड़ के निकले थे, बहन जी को तो आप एकदम। देखिए ऐसा है ना, अखिलेश जी पैसा देके गाड़ी देके हमको गरियवाते हैं। 2 साल से हम कुछ नहीं बोल रहे थे, ये पैसा दिए, गाड़ी दिए, फ्लैट दिए कि रहो खाओ और जाके गाली दो। आज भी वो गालियां दिलवा रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये किलनी जो है, कोई गाय एक जगह बांध दीजिए तो उसमें उसको किलनी पकड़ लेती है। हमारे पूर्वांचल की भाषा है, अक्सर हमारे लोग जानते होंगे। नहीं, हम भी पूर्वांचल हाँ, कि किलनी पकड़ लेती है। किलनी को छोड़ा के फेंक दीजिए तो फिर आके वहीं सट जाती गैये में। तो हमने कहा किलनी मारने से बढ़िया गैये को मारते हैं, अपना किलनी छोड़ के भाग जाएंगे। हम तो यही काम करते हैं। तो अब यहां से क्या गठबंधन के एक महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, सरकार के साथ हैं, मंत्री भी हैं, 27 के लिए आपकी क्या भविष्यवाणी है? मैं फिर कह रहा हूं, 2017 से भी ज्यादा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। हमारा एनडीए गठबंधन 2017 में जो हम लोग 325 जीते थे, इस बार उससे ज्यादा जीतने जा रहे हैं। अभी लोगों को भ्रम है, और सबका भ्रम जब गिनती होगी ना, तो कितना लोग घरवा में से निकली हैं ना, देख लिया आप। हाँ, तो पूरा उत्तर प्रदेश देखिए भाई। आज हम बनारस के रहने वाले हैं, 9 सीटें हैं बनारस, एक भी सीट सपा नहीं जीत रही। हम गोरखपुर आ जाते हैं, यहां भी 9 सीट है, एक भी सीट सपा नहीं जीत रही है। कहां जीती हैं? कहां जीती हैं? चंदौली चला वही शुरू करी। लोगों को चिंता इसलिए होती है ना कि यही वोटर ने 2027 में 2024 में हल्का सा झटका दे दिया। देखिए, उस लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, दोनों में अंतर है। लोकसभा, अगर आपने सवाल बहुत अच्छा किया, लोकसभा में 3 उम्मीदवार थे, एक लोकसभा में 3 जाति का उम्मीदवार था, तीनों पार्टी से। और विधानसभा के चुनाव में वही संख्या बढ़कर के 8 से 9 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, वोट बढ़ जाएगा। वो फार्मूला फेल। अच्छा, चलते चलते हमने वक्त बहुत ले लिया आपका। एक सपना जो अधूरा रह गया आपके मंत्रालय का, जो आप लक्ष्य है आपका, जिसको पूरा करना चाहते हो चुनाव ऐलान के पहले। देखिए, हमारा मकसद, जो प्रधानमंत्री जी का मकसद है, जो मुख्यमंत्री जी का मकसद है, हम उसी मकसद पे जो योजनाएं बन रही हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए चुनाव तक सारी योजनाएं हम लोग धरातल पर उतार करके लोगों को दिखा देंगे कि देखो ये सरकार है। और पहले की जो विरोधी पार्टियों की सरकारें थी, उनमें और हम लोगों में तुलना आप कर लो।
हम तो दूर नहीं जाते, हम बनारस तो छोड़ दीजिए, यहां से दूर है, हम गोरखपुर में बैठे हैं। गोरखपुर में आकर के जहां हम बैठे हैं जिस जगह पर, इसी जगह को देख लें, उनको समझ में आ जाएगा कि विकास कितना तेजी से बढ़ा है। यही खाली गोरखपुर में, आप बनारस जाके खड़े हो जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बनारस कितना तेजी से डेवलप किया है। आप लखनऊ जाके खड़ा होइए, आपको लखनऊ समझ में आ जाएगा। कल का लखनऊ और आज का लखनऊ, बाराबंकी आ गया लखनऊ, चल करके लखनऊ बाराबंकी आ गया। स्कूल के बहुत बच्चे बैठे हैं राजभर जी। बिल्कुल, ये उनको आप संदेश जाना चाहिए ना कि योगी सरकार क्या कर रही है, उनके भविष्य के लिए ही कर रही है। देखिए, आप सीधे उन बच्चों को बताइए। मैं दावे के साथ बच्चों से या छात्रों से मैं ये कहूंगा कि जो मेहनत से पढ़ेगा, जो संघर्ष करेगा शिक्षा में, उसको नौकरी उसके पीछे पीछे जाएगी। दावे के साथ कहता हूं, कोई भी व्यक्ति मेहनत से पढ़े, नौकरी उसके पीछे पीछे, रोजगार उसके पीछे पीछे। लापरवाही से अगर आप पढ़ोगे तो दोष सरकार का नहीं है, आपका दोष है। और जितनी बेहतर सुविधा इस सरकार में है, हम एक उदाहरण देते हैं। आज के 10 साल पहले बालिकाओं की शिक्षा में स्कूल जाने की संख्या, आज 10 साल पहले देख लीजिए और आज देख लीजिए, आज जमीन आसमान का अंतर है। सुबह आप निकलेंगे तो सबसे ज्यादा सड़कों पर बच्चियां साइकिल से स्कूल जा रही हैं, बसों से जा रही हैं। ये स्थिति है, परिवर्तन। लोगों में जो भय था समाजवादी पार्टी की सरकार में कि सुबह बेटी गई स्कूल, शाम को आई कि नहीं, भय रहता था, लेकिन आज सारे भय निकल गया है। बेटी स्कूल गई है तो खुशी से बेटी आ रही है और माँ बाप खुशी हैं कि धन्य है योगी आदित्यनाथ जी, गुंडागर्दी को खत्म करके हमको एक सकुशल, एक प्रभावशाली हमको देश दिया, प्रदेश दिया है जहां हम अमन चैन से घूम सकते हैं। आप आए, बात की, मुझे लगता है जेन जी काफी संदेश गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू।